गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारा जो रनिंग टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था, देखो मैं डेली आगे पीछे का रिवाइज करवाती हूँ। उम्मीद ये रखती हूँ कि आप पीछे का पढ़ के आते हो, ताकि मेरे सिर्फ 5 मिनट रिवीजन करने से आपको लगे, कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है ना। तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग हो, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और जिनमें कम से कम एक हेट्रो एटम हो, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से कुछ भी, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होना ही चाहिए। ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर 5 मेंबर रिंग है उसमें नाइट्रोजन है तो उसे हम पीरोल कहते हैं। 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन है तो उसे फ्यूरेन कहते हैं। 5 मेंबर रिंग में सल्फर है तो उसे थायोफीन कहते हैं। ये सारे कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि साइक्लिक है और इनमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है सब में, ठीक है ना। हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो क्या था? पीरोल, यही था ना। पीरोल हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। पीरोल में मैंने आपको क्या बताया था? पीरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। हक्कल रूल को फॉलो करते हुए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कहा था मैंने, ठीक है। फिर पीरोल का प्रिपरेशन हमने किया था और फिर पीरोल की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, बेसिसिटी और एसिडिटी, ठीक है। फिर हमने जो स्टार्ट किया था वो था पीरोल की रिएक्शंस, जिनमें हमने ESR रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। ESR रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ESR रिएक्शन में आपने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है, एसाइलेशन और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में गाटरमान, जिसमें रिएजेंट होता है HCl और HCN, यही था। गाटरमान के बाद विल्समेयर हॉक रिएक्शन, उसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है POCl3 और DMF, यही था। फिर हमने पढ़ी मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री अमीन, तो इमीनियम आयन बनता है, ठीक है। और फॉर्मुलेशन में हमने पढ़ा था राइमर-टीमान। राइमर-टीमान में हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो होता है कार्बिन, जो बेस के प्रेजेंस में हमें देता है CHO, फॉर्मिल ग्रुप। हो गया फॉर्मुलेशन। ऐसे ही राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन भी होता है जब हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो हमें पीरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये सब आपको मैंने कल वाले क्लास में बताया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने मैनिक रिएक्शन देख ही ली थी, ठीक है ना। अब आज जो हमारा नेक्स्ट ESR रिएक्शन है, नेक्स्ट ESR रिएक्शन है वो क्या है? हाफमान मिथाइलेशन, हाफमान मिथाइलेशन रिएक्शन। हाफमान मिथाइलेशन रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले मिथाइलेशन होता क्या है? मिथाइलेशन होता क्या है? हाफमान मिथाइलेशन क्या होता है? मिथाइलेशन यानी मेथिल को हमें जोड़ना है। हाफमान यानी डिग्रेडेशन है, ये कमी। हाफमान जो है वो किसी कमी को दिखाएगा। देखो क्या होता है, हाफमान ने दिया था एक्चुअली उनके नाम से, इसका नाम हाफमान है। मिथाइलेशन क्योंकि यहाँ मैथिलीकरण होता है, मैथिल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पीरोल की ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया? पीरोल। इसका मुझे हाफमान मिथाइलेशन करवाना है। तो हाफमान मिथाइलेशन जब हम पीरोल का करवाएंगे तो हम यहाँ रिएजेंट क्या काम में लेंगे, वो चीज़ आपको देखनी है। हमें यहाँ रिएजेंट क्या काम में लेना है जी? यहाँ आप रिएजेंट काम में लेंगे सोडियम प्लस इथेनॉल। अगर मैं पूछती ये रिडक्शन का नाम बताइए तो आप क्या बोल देते हैं कि मैम ये तो बुओ-ब्लांक रिडक्शन है। बुओ-ब्लांक रिडक्शन ही है ना, ठीक है। बुओ-ब्लांक अपचयन आप करवा दो या फिर आप रोज़ेनमुंड अपचयन करवा दो।
रोज़ेनमुंड अपचेन क्या होता है जी? रोज़ेनमुंड अपचेन में हम क्या करवाते हैं, हम लेते हैं पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट, लेकिन वो एसिड हैलाइड का रिडक्शन करता है, वो एसिड हैलाइड का रिडक्शन करता है, उसे हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, मुझे इसे पायरोलिडीन में कन्वर्ट करना है। ये पिरोल है, पिरोल है भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये पिरोल से मुझे पायरोलिडीन बनाना है, मुझे ये चीज़ बनानी है, मतलब मुझे जो डबल बॉन्ड है उनका रिडक्शन करना है। तो वो ओब्लांग रिडक्शन अगर आप करते हो तो वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है, या फिर आप क्या ले लोगे, कोई भी कैटालाइटिक मेटल और उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन आप करवा दोगे। ये कैटलिस्ट है, ये H2 है, इससे भी आप जो डबल बॉन्ड है उनका रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये किया हमने, तो जो कंपाउंड बन गया वो क्या है, पायरोलिडीन। पायरोलिडीन आ गया जब हमने पिरोल का क्या किया, रिडक्शन किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एल्किल हैलाइड लेना है। अब मिथाइलेशन करना है तो मैं मेथिल आयोडाइड या मेथिल हैलाइड लूँगी, एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैंने नाम ही लिख दिया मिथाइलेशन, मतलब मुझे मेथिल लेना पड़ेगा, तभी तो मिथाइलेशन होगा भाई, ठीक है। क्या होगा, ये लोन पेयर अटैक कर सकता है, यहाँ कर देगा। अब कोई रेजोनेंस नहीं है तो लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है ना। अटैक कर दिया, देखो क्या बना अपने पास, नाइट्रोजन से एक जुड़ गया H, एक जुड़ गया मेथिल। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस मेथिल को, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव को हटाने के लिए या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा या यहाँ से लेगा, ठीक है। मान लिया मैंने कि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना, देखो ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक मेथिल, और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए हैं, नाइट्रोजन ने, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन करेगा जी, यहाँ से ये H अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से आराम से H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। H+ बाहर हो गया, हमें मिल गया ये, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के साथ H मेथिल, ये इसका लोन पेयर भाई मेंटेन है। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, जो कि इसके पास मेंटेन है, यही बनेगा। अब क्या करना है, दूसरा मेथिल आयोडाइड ले लो। मिथाइलेशन कर रहे हो भाई तो मेथिल आयोडाइड ही लेना पड़ेगा ना, आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए मैं आयोडाइड ले रही हूँ, हैलाइड, ठीक है ना। क्या बन गया, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नाइट्रोजन से क्या क्या जुड़ गया, H, और 2 मेथिल जुड़ गए। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई, चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही अनबैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन से, ठीक है। देखो बाहर क्या हो गया, NH-Me2, 2 डिग्री एमीन यहाँ से बाहर हो गई, ठीक है, 2 डिग्री एमीन यहाँ से बाहर हो गई। हमें क्या मिल गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया जी, जिसे ये H अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना देगा, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, 1 और 3 पे क्या है, डाईइन, 1 3, 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है, तो ब्यूटा डाईइन, ये बनेगा 1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, पिरोल की रिएक्शन हमने बुओ-ब्लांक रिडक्शन या फिर हमने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया है पिरोल का, ठीक है। तो जैसे आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो जो डबल बॉन्ड है रिंग में उनका क्या हो जाएगा भाई, रिडक्शन। और पिरोल के डबल बॉन्ड जब रिड्यूस हो जाते हैं तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो पायरोलिडीन होती है, पायरोलिडीन है, ठीक है। अब पायरोलिडीन में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, वो डिलोकलाइजेशन तो कर नहीं रहा क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है। तो जैसे हम एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करके हैलोजन को वहाँ से बाहर कर देगा, ठीक है ना।
एक टाइप का SN2 मैकेनिज्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अमोनियम आयन बन गया, अमोनियम आयन ये बन गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज, भाई स्टेबल चीज़ नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, रिंग के किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ेगा। मान लिया इसको तोड़ दिया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया वहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव न्यूट्रल कैसे होगा कि इसके पास वाली H इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम और सबसे कम विद्युतऋणी परमाणु है, इसलिए आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, H प्लस यहाँ से बाहर हो गया और हमें मिल गई एल्कीन। फिर नाइट्रोजन के पास उसके लोन पेयर फिर से आ गए, फिर से क्या करेगा, एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से और फिर से अमोनियम आयन बना लेगा, ठीक है ना। अब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पे फिर से चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को हटाने के लिए फिर से रिंग के इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेते ही कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, जिसे H अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और एल्कीन बना देगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। समझ रहे हो क्या, ये होता है हाफमान मिथाइलेशन। हाफमान ने ये रिएक्शन दी थी, मैथिलीकरण से ये रिएक्शन होती है। जब यहाँ नाइट्रोजन पर जैसे जैसे मिथाइलेशन होता जाता है, ये यहाँ से बाहर हो जाता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 1,3-ब्यूटाडाइन। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है एकदम, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है बिल्कुल कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अगर आपके माइंड में ये रिडक्शन है कि ये रिडक्शन कैसे हुआ होगा, तो इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये पिरोल है, मैंने कहा कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है। सोडियम है, सोडियम भाई 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसको स्थायी विन्यास मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से निकाल देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ने इसने निकाला, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है भाई, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ और यहाँ रेडिकल थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी भी रेडिकल ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बना लिया भाई, नेगेटिव बना लिया। कोई भी रेडिकल उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, नेगेटिव बना लेगा। अब एथेनॉल लिया है, एथेनॉल क्या काम करेगा, H+ देने का काम करेगा, तो जहाँ नेगेटिव है वहाँ H आ जाएगा। ये लो, ऐसे ही होगा। अब यहाँ रेडिकल है तो वही दूसरा सोडियम आएगा, इसे इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव बनाएगा, फिर दूसरा एथेनॉल आएगा, इसको H दे देगा। एक बॉन्ड का रिडक्शन हो गया जी, ऐसे ही इसका भी हो जाएगा। कर लेंगे ना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है आपने, भूल भी गए तो अभी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है, माइंड में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है, होता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, हाफमान मिथाइलेशन रिएक्शन। समझ गए ना, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, हाफमान मिथाइलेशन कंप्लीट है। ये सब ESR रिएक्शंस है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ पिरोल, उनमें ये सारी रिएक्शंस हम कवर कर रहे हैं। अब देखो होबेन-हॉश, नेक्स्ट रिएक्शन है होबेन-हॉश रिएक्शन, होबेन-हॉश रिएक्शन, होबेन-हॉश रिएक्शन, ठीक है। होबेन-हॉश रिएक्शन क्या होती है भाई, ध्यान से देखेंगे आप। होबेन-हॉश रिएक्शन में हम सबसे पहले पिरोल लेते हैं, सबसे पहले हम पिरोल लेते हैं। पिरोल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, मैथिल एमीन, मैथिल एमीन नहीं, मैथिल साइनाइड होगा, मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड के साथ करवाएंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में। सबसे पहले हम पिरोल की रिएक्शन मैथिल साइनाइड के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे, ठीक है ना।
फिर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसे आप क्या कहेंगे, हॉबेनहॉस सिंथेसिस, ठीक है ना। यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा मैंने उसको नाम दे दिया है ए। हॉबेनहॉस सिंथेसिस यही है, ठीक है ना, कि मेथिल साइनाइड की रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में आप करवा देते हो। अब मान लो मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ बना मैंने उसकी रिएक्शन KMnO4 से करवा दी। KMnO4 से करवाते ही मुझे मिल जाएगा B। फिर B को मैंने कर दिया हीट और हीट से मुझे क्या मिल जाएगा, C। समझ रहे हो ना, मुझे मिल जाएगा C। अब मैकेनिज्म देखो ABC क्या है। सबसे पहले तो ये पिरोल क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे। अब रिएक्शन किससे होगी वो चीज़ देखो। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मेथिल साइनाइड है ZnCl2 जिंक के वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 3d10 ये होता है 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। मतलब इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल तो होता नहीं है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है ना, देखो 2 ही बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर लेविस एसिड। लुईस ने यही तो कहा था किसी भी कारण से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है तो वो लुईस एसिड कहलाएगा। तो ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कौन है भाई, नाइट्रोजन। यही है, करवा दो, क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो ये काम करवाने का क्या मतलब था। सिंपल अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का माइनस आई लगता है, लेकिन जैसे इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए इस नाइट्रोजन का जो माइनस आई है वो बढ़ गया ना, माइनस आई बढ़ गया भाई। पहले तो इसकी विद्युतऋणता ज़्यादा थी इसलिए ले रहा था, अब इस पर पॉजिटिव भी है और इसकी विद्युतऋणता भी ज़्यादा है तो और ज़्यादा पावर से खींचेगा, ठीक है ना। तो इसका माइनस आई बढ़ गया समझ रहे हो। मतलब हमारे पास क्या स्पीशीज़ आ गई देखो, CH3 C डबल बॉन्ड N ZnCl2 यही बनेगा। इस पर नेगेटिव अभी भी मेंटेन है, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे जी, अब आप कर देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपको अच्छे से पता है नाइट्रोजन की विद्युतऋणता ज़्यादा है इसलिए इस पर तो जुड़ेगा H और ZnCl2 के साथ जुड़ जाएगा OH जिसे वो वापस से बाहर कर देगा। क्यों कर देगा भाई, क्योंकि जिंक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर भी देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी ZnCl2OH, यानी जिंक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है तो वापस से OH को बाहर निकाल देगा और ZnCl2 एक रिएक्टिव स्पीशीज़ की तरह वापस आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बन गया अपने पास। इस कंपाउंड को मैंने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था कि जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो स्पीशीज़ क्या कहलाती है, इमीन कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो इतना काम होता है सबसे पहले, ठीक है, फिर पिरोल से रिएक्शन होती है इस इमीन की। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, जो पिरोल है वो रिएक्शन करेगा भाई इस इमीन के साथ। ये लो करवा दो रिएक्शन, हमें तो पता है रिएक्शन कैसे होती है। अल्फ़ा पर प्रोडक्ट जो बनता है वो मेजर बनता है तो हमें पता है अल्फ़ा पर ही अटैक करवाना है, हमें करवा दो। जैसे आपने अटैक करवाया आपके पास क्या स्पीशीज़ बनी, ये नाइट्रोजन, ये इसके लोन पेयर, यहाँ आ गया CH3 डबल बॉन्ड NH। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आ गया भाई, अनादि संरचनाएं बनानी अब तो आ ही गई होगी ना, कितनी सारी हम बना चुके हैं। स्टिल मैं आपको करके फिर से बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में से निकले ही नहीं। ऐसे ही बनाया था ना, ऐसे ही बनाया था भाई। पॉजिटिव आता है फिर आप रेजोनेंस करवाते हो, फिर लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन देता है और हमारे पास ये स्पीशीज़ आती है
फिर इसके आगे रेजोनेंस नहीं होता है। यहाँ तक आए थे ना? कल बहुत सारी रिएक्शंस बताई थी भाई, ऐसे ही तो होती है, यही तो बनता है। बन गया। अब क्या करना है? अब जो लास्ट में अपने पास स्पीशीज़ बनी है उसमें जो H है वो इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाता है। कैसे? हमारे पास लास्ट में ये कंपाउंड बना है, यही बना है। यहाँ से ये वाला H निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है और इस कंपाउंड को एरोमेटिक बना देता है। ये बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है? जो कंपाउंड बना है उसका करेंगे आप जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करेंगे भाई। तो सबसे पहले यहाँ जुड़ेगा H, क्योंकि लोन पेयर है, या फिर ये देख लो इसकी विद्युतता ज़्यादा है तो यहाँ तो जुड़ेगा H और कार्बन पे जुड़ेगा OH। समझो ना, इसकी विद्युतता ज़्यादा है इसलिए यहाँ पॉजिटिव आने से यहाँ तो जुड़ेगा OH और नाइट्रोजन पे जुड़ेगा H। यही तो होगा, हाइड्रोलाइसिस करना। H और OH तो जुड़ता है भाई, तो जिसकी विद्युतता ज़्यादा होती है वहाँ तो H जुड़ता है, जिसकी कम होती है वहाँ OH जुड़ता है। फिर रेजोनेंस करके इस NH2 को भगा देता है, तो यहाँ से NH2 यहाँ से H मिलके क्या बना लेते हैं भाई? अमोनिया बना लेते हैं। अमोनिया बाहर हो गई और आपको ये चीज़ मिल गई CHO एल्डिहाइड, सॉरी CHO नहीं है, इस H की जगह यहाँ CH3 है। ये चीज़ बनेगी क्या भाई? यही चीज़ बनेगी ना, COCH3 आ जाएगा ना। अब देखो ये जो A प्रोडक्ट था ये अपना बन चुका है। A प्रोडक्ट जो था वो क्या है? A प्रोडक्ट क्या था हमारा? A प्रोडक्ट ये है, यहाँ पर क्या जुड़ गया है? COCH3, A बन गया। अब क्या करना है? अब KMnO4 से इसका करना है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो देखो KMnO4 क्या करता है? ये एल्केन का रिडक्शन करता है। ये स्पीशीज आई है भाई अपने पास सबसे लास्ट में CO और यहाँ है CH3। तो जो KMnO4 है वो एल्केन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करता है। जो CH3 होता है इससे क्या बनाता है? एसिड बनाता है। तो जो यहाँ मैथिल है इसका ऑक्सीडेशन कर देगा KMnO4 और क्या बना देगा इसकी जगह? इसकी जगह ये बना देगा एसिड। आ गया भाई एसिड। अब तो आपको पता ही है, आगे हीट कर रहे हैं तो मतलब CO2 गैस निकली होगी यहाँ से, यही होगा ना। हीट कर रहे हैं मतलब CO2 निकल रही होगी। ये लो, जैसे यहाँ से जाएगा क्या होगा? ये इधर इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये जो H है वो H+ कहाँ जाके जुड़ जाएगा? इस कार्बन पे। समझ गए ना? मतलब जैसे आपने हीट किया CO2 निकला और CO2 COH का जो H है वो इस कार्बोनिल पे आके जुड़ गया। ऐसे ही तो होता है भाई डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। समझ रहे हो ना? हमने क्या किया है? KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया है। जब KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैथिल होता है उससे COH बनता है। फिर हमने किया हीट, तो हमें अच्छे से पता है हीट करने पर CO2 निकलती है। अगर पॉसिबिलिटी है तो यहाँ थी पॉसिबिलिटी, निकल गई CO2 और हमें क्या मिल गया? 2-फॉर्मिल पिरोल। CHO आ गया ना, तो क्या मिल गया है? 2-फॉर्मिल पिरोल। आ गई होगी ना भाई रिएक्शन? हाँ जी, आ गई है ना। रिएक्शन कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन। देखो देखो सारे रिएक्शन इम्पोर्टेंट है,
इंटरेस्टिंग है। हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो औरों में नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ पिरोल अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फ्यूरेन और थायोफिन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, इसी की रिएक्शन चल रही हुई पिरोल की, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? युग्मन अभिक्रिया, यानी कि युग्मन होता है, दो कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, यही होती है कपलिंग। क्या होगा? पिरोल की रिएक्शन हम करवाएंगे, पिरोल की रिएक्शन आपको करवानी है। किससे करवानी है भाई? ये कंपाउंड देखो, 12th में हम एक रिएक्शन पढ़ा करते थे, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, करते थे ना, कि जब एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है किससे? HNO2 से, ठीक है ना। जब एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से करवाई जाती है HCl के प्रेजेंस में, तो हमें मिलते हैं बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ऐसे पढ़ते थे भाई। देखो ये कैसे बनता है वो बता रही हूँ। क्या होता था? एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन हम HNO2 से करवाया करते थे, ठीक है ना। तो जब HNO2 से रिएक्शन होती थी तो इसके 2 H और इसका ये ऑक्सीजन बाहर हो जाता था H2O की फॉर्म में। कैसे होता था भाई? ये यहाँ अटैक करता है, ये यहाँ जाता है, फिर वापस अटैक होता है, OH भाग जाता है, ऐसे ही होता है। अच्छे से बता दूँ? क्या पता समझ में आया नहीं आया, लाइव और है, पता ही नहीं चलता कुछ। देखो क्या होता है, ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन जब HNO2 से होती है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करता है तो रेजोनेंस होगा। देखो क्या बनता है? नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 H तो थे ही, अब कौन आ गया? नाइट्रोजन O-, ये चीज़ बनती है। इसने अटैक किया है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करता है, ठीक है। ये रेजोनेंस करता है इस तरह से और यहाँ से इस OH को भगा देता है, OH- निकल गया। ये यहाँ से न्यूट्रल करेगा खुद को तो H+ को भगाएगा, यानी कि OH और H मिलके H2O बना लेंगे, H2O निकल गया। क्या बन गया देखो, क्या बन गया देखो? NH N डबल बॉन्ड O, यही बना है। अब क्या होगा? ये लोन पेयर भाई रेजोनेंस है, आगे करेंगे रेजोनेंस, करवा दो। क्या बन गया? N डबल बॉन्ड NO-। अब देखो अगर मैं यहाँ H को जोड़ती हूँ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर इस H को निकालेगा और ये O- उसको ले लेगा, ये चीज़ तो बनती है, ठीक है ना। तो जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि ये यहाँ अटैक करके OH- को भगा देता है और आपको ये चीज़ मिल जाती है N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे चार्ज क्या आ जाता है भाई? पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना। अब रिएक्शन में हम HCl लेते हैं तो जो Cl न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करता है और आपको ये स्पीशीज़ मिलती है N डबल बॉन्ड NCl, जो कि यही है ना भाई। ये होता है मैकेनिज्म डाइसोनियम क्लोराइड बनाने का, समझ गए ना। मिटा देते हैं, किसी काम का नहीं है, बस कुछ चीज़ आ जाती है और मुझे लगता है कि आपको नहीं आती होगी तो फिर मैं आगे नहीं जा पाती। देखो अब क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन आपको करवानी है भाई। तो कपलिंग रिएक्शन कैसे होगी? कुछ नहीं है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप भाग जाएगा, हो गई कपलिंग। जोड़ना ही तो था भाई इन दोनों को, और हमें अच्छे से पता है कि अल्फा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। ये लो हो गई कपलिंग, ठीक है। आगे आपको रेजोनेंस करवाना तो आता ही है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बना देती हूँ कि लास्ट में यहाँ से ये H निकल के और क्या कर देता है भाई? एरोमेटाइजेशन ले आता है
और हमें कपलिंग रिएक्शन मिल जाती है। यही तो होता है, ये कपलिंग रिएक्शन है जी, ये कपलिंग रिएक्शन है। जो H+ निकला है वही Cl के साथ मिलके HCl बना लेता है। ये Cl निकला था ना, इसके साथ जो H+ लास्ट में निकला है वो मिलके क्या बना लेता है, HCl। समझ गए होंगे, है ना, समझ गए। अब देखो ESR रिएक्शन कंप्लीट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट। जितनी भी रिएक्शन है सारी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पिरोल में सबको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको फ्यूरेन और थायोफिन में मेरी गारंटी है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यही रिएक्शन वापस पढ़ाऊँगी भाई हर जगह। फ्यूरेन आए या थायोफिन आए, यही रिएक्शन चलती रहेगी आराम से। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, सब में यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब ESR रिएक्शन तो हो गई। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिएक्शन ऑफ पिरोल, रिएक्शन ऑफ पिरोल विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे जो कि न्यूक्लियोफिलिक हो। ठीक है, करवा दो। सबसे पहली रिएक्शन में क्या ले रही हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को आप कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मैं पिरोल की रिएक्शन करवाऊंगी। अब देखो भाई, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, सेकेंड ईयर में मैंने डिस्कस किया होगा कि RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RLI होता है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रीजन भी मैंने आपको बताया था कि इस पर जो पार्शियल नेगेटिव होता है इस पर भी पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इस बॉन्ड में जितने आयनिक कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे इस बॉन्ड में होते हैं, और इसमें आधे इधर होते हैं और आधे इधर होते हैं। भाई इस पर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, हेलोजन पर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका जो RMg जो मेटल कार्बन बॉन्ड है, जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, उसमें जो आयनिक कैरेक्टर है वो RMgX में कम होते हैं। इसलिए जो इसका R ग्रुप है, जो इसका एल्किल है, वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है RLI से। क्या कह रही हूँ कि RMgX में जो RMg कार्बन मेटल का जो बॉन्ड होता है, उसमें जो एल्किल ग्रुप होता है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता, लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्योंकि इसमें इस बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन RLI में इससे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं। सिंपल क्या करना है, देखो मुझे पिरोल लेना है, पिरोल की रिएक्शन में करवाऊँगी RMgX से। तो सेकेंड ईयर में ही भाई बहुत कुछ बताया था, ये भी बताया था कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, फिर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, यही होता है। ठीक है, अब देखो RMgX की रिएक्शन में जब करवाऊँगी तो भाई इस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर इसे कहीं एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगी तो पहले एसिड बेस रिएक्शन देगा, बाद में देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, हमने एसिडिक नेचर में क्या पढ़ा था कि पिरोल की नेचर अम्लीय होती है, क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, ये चीज़ बताई थी। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है भाई, लवण बनता है, हमें अच्छे से बताया ना। तो क्या बन जाएगा, देखो जैसे ही R ने यहाँ से H को लिया, ये तो एल्केन बना लेगा, H+ की फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो नेगेटिव आएगा, और इसका जो MgX है वो यहाँ काउंटर आयन की तरह पड़ा रहेगा। ये है साल्ट, लवण। जब आप NaOH और HCl की रिएक्शन करवाते हो तो NaCl बनता है, जिसे आप लवण बोलते हो ना। तो एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट बनता है ना, तो बन गया, ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, बन गया साल्ट।
समझ गए होंगे। तो जो क्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, क्योंकि उसमें एल्किल जो ग्रुप होता है उस पर चार्ज क्या आता है भाई, नेगेटिव। समझ गए होंगे जी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन आपने सुनते सुनते याद आ रहा होगा कि ये तो कार्बोक्सिलेशन होता है भाई, COH ग्रुप आ जाता है ना, कोल्बे रिएक्शन वही तो होती है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हम देखो क्या करते हैं, पिरोल लेते हैं, पिरोल की रिएक्शन हम करवाते हैं बेस के साथ, बेस के प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ठीक है। बेस क्या काम करेगा, ये लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, अब मैकेनिज्म करते हैं। ये लिखने का तरीका है जी, ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप एग्ज़ाम में। इसको ABC कुछ भी दे देना, फिर बना देना आराम से। क्या होता है सबसे पहले जैसे आप बेस देते हो तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन है जी, यहाँ ले जाएगा उसको, एसिडिक हाइड्रोजन दिख गई, उसको ले गया। अब होगा रेजोनेंस, अब रेजोनेंस होगा ना, ठीक है, करवा दो रेजोनेंस। क्या बना, यहाँ डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड ही बन रहे हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, जो नेगेटिव था उसने रेजोनेंस किया है, ठीक है ना। यहाँ आ गया नेगेटिव, ये यहाँ और ये यहाँ, नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया है, सेकंड पोजीशन, जो अल्फा पोजीशन थी वहाँ आ गया ना, ये बन गया। अब क्या होगा, अब जो कार्बेनाइन बना है वो आगे रेजोनेंस तो कर नहीं सकता, करेगा तो भी वापस से यहाँ नेगेटिव, वही अनादि संरचना ही बन जाएगी जो हमें बनानी ही नहीं है, सेम वही चीज़ आएगी ना। इन अनादि संरचनाओं में क्या पता चला है कि अल्फा और बीटा पे चार्ज क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव। आगे और बनाऊंगी तो अब नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, वही अल्फा और बीटा पे आएगा, ठीक है। तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब अल्फा वाला मेजर होता है, पता है ना, तो ये अटैक करेगा यहाँ। CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, लेकिन ऑक्सीजन के -I की वजह से जो कार्बन है उस पर चार्ज क्या आ जाता है भाई, पॉजिटिव, इसलिए अटैक कर दिया है किसने, कार्बेनाइन ने। क्या बन जाएगा देखेंगे, ये बन जाएगा क्या, ये इसका लोन पेयर C डबल बॉन्ड OO-, हाँ जी, ये बनेगा क्या, देख लीजिए आराम से, ये चीज़ बनने वाली है, बन गई। अब क्या करेंगे, ये बनने के बाद आप इसको बाहर से एसिडिक मीडियम देंगे, H+ देंगे, H+ देंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन उस H को लेके एसिड बना लेगा, C डबल बॉन्ड OOH, एसिड बना लिया। अब क्या कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, क्या जो कंपाउंड बना है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी चेक करो इसकी, क्या सारे एटम sp2 है, नहीं है भाई, नहीं है। जहाँ COH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखो, इस कार्बन का संकरण sp3 है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो एरोमेटिक बनाना पड़ेगा इसको, ये H जाएगा यहाँ से, क्या करेगा देखेंगे, ये H+ निकला, नाइट्रोजन इस पे आ गया नेगेटिव, यही होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो H+ निकला है मीडियम में प्रेजेंट है भाई, इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाएगा, ये लो, ये चीज़ होने वाली है। जो H+ निकलेगा उसे दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन पे, तो वहाँ जाके जुड़ जाएगा ना, ये लो। 2 जो सेकंड पोजीशन है उस पर क्या हो गया है जी, कार्बोक्सिलेशन हो गया है, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिल गया है। तो कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, बेस की प्रेजेंस में CO2 रिएक्शन, ठीक है ना, जो आप 6 मेंबर कंपाउंड की भी कर सकते हो, 5 मेंबर कंपाउंड की भी कर सकते हो, कहीं भी करवा दो।
रिएजेंट ये ध्यान रखना है, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर ये रिएजेंट दिया हुआ है तो वो कॉल्बे रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अगर मैं फिनॉल और पिरोल की रिएक्टिविटी चेक करूं, अगर मैं फिनॉल और पिरोल की रिएक्टिविटी चेक करूं कॉल्बे रिएक्शन के लिए, तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, बताया था ना 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि 6 मेंबर्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 3 एटम, एक ऑक्सीजन मान लो 4 एटम पर ही डीलोकलाइज होती है। लेकिन जब 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो 5 एटम पे डीलोकलाइज होती है। जहाँ ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सिस्टम ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा ना, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वही इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं जाना पसंद करता है ना जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। मतलब पिरोल ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, फिनोल से कॉल्बे रिएक्शन में। समझ रहे हो क्या, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है पिरोल। कपलिंग रिएक्शन की बात करेंगे वहीं भी ये चीज़ फॉलो रहेगी, ठीक है। अब एक और रिएक्शन देख लो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में, ये हो गया कॉल्बे रिएक्शन। सोडामाइड क्या होता है, सोडामाइड थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में, रिएक्शन विथ सोडामाइड एंड RLI यानी सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है। इससे मुझे रिएक्शन करवानी है। सोडामाइड क्या होता है भाई, NaNH2, ठीक है। ये पिरोल है, पिरोल की रिएक्शन मैं एक बार करवाऊंगी सोडामाइड से, एक बार करवाऊंगी RLI से, यही होता है, ठीक है। NaNH2 से रिएक्शन करवा रही हूँ, NH2 बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेगा, अमोनिया, H को लेके अमोनिया बना लेगा भाई, और आपको क्या मिल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनते हैं भाई, साल्ट बनते हैं, तो आपको सोडियम साल्ट मिल जाएगा जब आप पिरोल की रिएक्शन करवाते हो सोडामाइड से, तो आपको मिलता है सोडियम साल्ट, ठीक है। ऐसे आपने RLI से रिएक्शन करवाई, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, H को लेके भाग जाएगा, ये भी क्या बना लेगा, RH, CH3Li था तो CH4 बना लेगा, H उसके साथ जाके जुड़ जाएगा बस, ठीक है। क्या बन गया, लिथियम साल्ट बन गया ना, लिथियम साल्ट बन गया। जैसे ये सोडियम साल्ट है वैसे ये लिथियम साल्ट है, ठीक है ना। बस अब क्या करना है, अभी ऊपर मैंने जो कॉल्बे रिएक्शन आपको बताई थी उसमें क्या बताया था कि जब यहाँ नेगेटिव आता है तो वो रेजोनेंस करके इस अल्फ़ा पोजीशन पे क्या जोड़ देता है, इस तरह से अल्फ़ा पोजीशन पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। फिर लास्ट में जो H बार होता है वो इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ जाता है। अभी कॉल्बे रिएक्शन में ये वाला स्टेप किया था, कॉल्बे रिएक्शन में अभी ये वाला स्टेप करवाया है ना कि जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे वो रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करके अल्फ़ा पे जब नेगेटिव आता है तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक कर देता है और सेकंड पोजीशन पे उसका एडिशन कर देता है। तो सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है ना, ये चीज़ बोल रही हूँ मैं, जुड़ गया सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो ये है सोडामाइड और RLI से रिएक्शन। सोडामाइड होता है NaNH2, जिसमें NH2 एक बेस होता है, वो नाइट्रोजन से जुड़े H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है, अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, और सोडियम उसके साथ काउंटर आयन की तरह जुड़ा हुआ रहता है, सोडियम साल्ट बन जाता है। ऐसे ही जब RLI की रिएक्शन होती है तो जो R न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसका वो H को लेके RH यानी एल्केन बना लेता है,
और लिथियम काउंटर आयन की तरह प्रेजेंट होके क्या देता है हमें, लिथियम साल्ट। फिर जो भी साल्ट बने हैं वो आगे फर्दर रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके कंपाउंड को एरोमेटिक बना देते हैं। समझ गए होंगे ना जी, समझ गए हो। इस तरह से आप ये वाला रिएक्शन भी कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर डायग्राम पिरोल का, ठीक है ना। पिरोल का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ आपसे, एरोमेटिसिटी ऑफ पिरोल, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पिरोल, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पिरोल। एरोमेटिसिटी वैसे मैंने डिस्कस कर ली थी फर्स्ट क्लास में ही, ठीक है ना। अगर मैं वापस भी बता रही हूँ तो और ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस होने चाहिए भाई, ठीक है ना। देखो क्या होता है, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी आप लोग सामने नहीं हो, वरना कितने लोगों को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता चलता है ना। देखो पिरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर हमें पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें पता है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए हैं HC4H5, एक ये भी है H5C4H5N, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इसका है फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर में इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, डबल बॉन्ड तो 2 ही होते हैं ना। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। अब पिरोल एडिशन रिएक्शन तो देते नहीं है, पिरोल एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एडिशन रिएक्शन जनरली आयनिक कंपाउंड देते हैं, ठीक है ना, जिनमें 2 पोल बनते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनमें कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है ना, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देखा गया कि जो पिरोल होता है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, वो ESR रिएक्शन देता है, जो ये कंफर्म करता है कि ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का ही गुण होता है ESR रिएक्शन देना। एरोमेटिक कंपाउंड ही ESR रिएक्शन देते हैं, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या देखा कि हक्कल ने जो रूल दिया था, अकॉर्डिंग हक्कल ने जो रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है ना भाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, n की वैल्यू क्या रखूँ कि 6 आ जाए, 1 रख दूँ तो 6 आ जाता है ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये 4n+2 को फॉलो करता है, कौन, पिरोल, ठीक है। और जो सारे एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। ईच एटम sp2, सारे एटम sp2 होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो थी भाई हक्कल ने यही तो कहा था कि अगर कोई सिस्टम 4n+2 को फॉलो करता है, सारे एटम sp2 है, डीलोकलाइजेशन है, तो वो सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है ना।
तो अकॉर्डिंग हक्कल ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने की वजह से कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। समझ गए होंगे ना, एरोमेटिक होना चाहिए। अब आगे पिरोल की स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर डायग्राम है, जिसमें आपको ये बताना है मुझे कि जो कंपाउंड बनेगा, जो पिरोल बनेगा, उसमें जो पाई बॉन्ड बनता है, पिरोल में जो पाई बॉन्ड बनता है वो कार्बन, देखो यही तो होता है पिरोल, पाई बॉन्ड दिख रहा होगा ना आपको, पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके अनुनादी संरचनाएं भी आपको पता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है तो इस कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल रहा होगा, तभी तो डोनेट कर रहा होगा ना, ऐसे थोड़े डोनेट कर देगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्यों लेगा ये इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगा ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है पाई बॉन्डिंग के दौरान, और नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, मतलब नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन के कौन से ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होते हैं। दोनों में जब पाई बॉन्डिंग होती है, जब लोन पेयर ट्रांसफ़र से पाई बॉन्ड आता है, तो वो पाई बॉन्ड बनने के दौरान दोनों के कौन से ऑर्बिटल में समपार्श्वीय अतिव्यापन से ये पाई बॉन्ड बनता है। वो दोनों ऑर्बिटल क्या क्या हो सकते हैं, इसका px, इसका py हो सकता है, इसका py, इसका pz हो सकता है, इसका pz, इसका py हो सकता है, इसका pz, इसका pz हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए ये मेरा क्वेश्चन है, कल वाले क्लास में मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन आप एक बार दिमाग लगा के देखना कि दोनों के कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा, ठीक है ना। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम, और फिर आगे हमारा नेक्स्ट हेटेरोसाइकिल कंपाउंड फ्यूरेन स्टार्ट हो जाएगा कल, ठीक है ना। ये सारी रिएक्शन वापस आएगी इसमें, तो रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप ये सारी रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ताकि जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी तो आपको फ्यूरेन में, थायोफिन में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर पिरोल किसी ने अच्छे से पढ़ा है ना तो फ्यूरेन और थायोफिन तो उसके लिए ये चुटकियों का काम है, कुछ है ही नहीं भाई, ये कि यही रिएक्शन है, बस फ्यूरेन जहाँ जहाँ पिरोल है वहाँ वहाँ फ्यूरेन को बिठा देंगे, या वहाँ वहाँ थायोफिन को बिठा देंगे, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, और ये मेरा क्वेश्चन है जिससे आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों के कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन के कौन से ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ गए ना, ओके, कल मिलते हैं अब, ठीक है।